सो वेलकम एवरीवन। आज हम है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल के सब मॉड्यूल सॉइल इरोजन में, और आज है अपना लेक्चर नंबर 19। आज अपना टॉपिक है सॉइल इरोजन का पार्ट 4, और आज अपन डिस्कस करेंगे गली इरोजन के बारे में। ठीक है, गली इरोजन में क्या क्या देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन ऑफ गली इरोजन, देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द गली, देन अपन देखेंगे गली के क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। देन अपन देखेंगे इसकी अप्रोचेस क्या है गली ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो वन बाय वन अपन एक एक स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन गली इरोजन है क्या। तो मैंने आपको बताया था गली इरोजन जो है वाटर इरोजन की लास्ट स्टेज होती है। जब रिल इरोजन जनरेट होते हैं, रिल्स जो है उसको फार्मर्स इग्नोर कर देते हैं, तो उस स्टेज में क्या होता है कि जो रिल्स है वो एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो डीप हो जाती है, उसकी विड्थ बढ़ती जाती है और वो गली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसकी भी अलग अलग स्टेजेस है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो सिंपली अगर बोले तो गली इरोजन क्या है, एडवांस स्टेज ऑफ द रिल इरोजन एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द वाटर इरोजन। ये वाटर इरोजन की लास्ट स्टेज होती है। ओके, if the rills ignored then the enlarges and tends to transform the gullies। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियली एक छोटी सी रिल्स होंगी। ठीक है, शीट इरोजन के बाद यहाँ रिल्स बन गई होंगी। इस रिल्स को जो है कल्टीवेशन लैंड अगर ये, तो यहाँ पर जो फार्मर्स ने उन्हें इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो इग्नोर करके टिलेज ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट उसको प्रॉपर नहीं मिल पाया। इस कारण से क्या होता है, उन रिल्स का जो विड्थ है और डेप्थ बढ़ते गई और ये गली में ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज होती है वाटर इरोजन की। ठीक है, द शेप एंड द साइज ऑफ द गली विल बी द फंक्शन ऑफ द फ्लो वेलोसिटी एंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो डिपेंड करती है प्राइमरी, ठीक है, जो कॉस्टिक फैक्टर होता है गली इरोजन का वो होता है फ्लो वॉल्यूम और द फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों जो पैरामीटर है वो ड्राइव करते हैं रिल इरोजन से गली इरोजन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप अगर इसके अभी अपन देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द गली इरोजन, तो जो भी फैक्टर रन ऑफ वॉल्यूम या वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, जो अपन ने रन ऑफ के पार्ट में देखे थे, हाइड्रोग्राफ के पार्ट में देखे थे। ठीक है, तो पीक रेट ऑफ रन ऑफ को भी अपन ने देखे थे। तो जो भी फैक्टर फ्लो रेट या फ्लो वेलोसिटी या वॉल्यूम ऑफ द फ्लो को अफेक्ट करते हैं, वो सभी अफेक्ट करेंगे गली इरोजन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द गली फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रेसिपिटेशन। ये अपन ने रन ऑफ में भी देखे थे कि प्रेसिपिटेशन की डेप्थ और इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो रन ऑफ ज्यादा होगा, रन ऑफ ज्यादा होगा तो गली इरोजन ज्यादा होगा। ठीक है, रन ऑफ रेट भी ज्यादा होगा, रन ऑफ वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ठीक है, एएमसी दैट इज द इनिशियल सॉइल मॉइस्चर या एंटीसीडेंट मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। अपन ने पहले भी देखे थे एंटीसीडेंट मॉइस्चर कंटेंट अगर हाई होता है तो रन ऑफ जो इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, रन ऑफ ज्यादा होता है, इसलिए जो गली इरोजन वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, देन मैन मेड फैक्टर की बात करें हम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जो ट्राइबल्स एरिया उसमें बहुत डोमिनेट करते हैं इस टाइप के कल्टीवेशन जो प्रोसेस है कल्टीवेशन की, आप मान सकते हैं कल्चर है एक टाइप का वहां का लोगों का। तो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया में जो ट्राइबल्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो वहां के पेड़ है उसको काट देते हैं। ठीक है, तो बहुत एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन करते हैं, देन वहां पर कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन करने के बाद उनको ये लगता है कि 1 2 3 या 4 साल के कल्टीवेशन में पूरा न्यूट्रन जो है वो उन वहां से एब्जॉर्ब कर लिए, देन वो कल्टीवेशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं। फिर वो नए प्लेसेस पे जाते हैं, वहां पर अपना हैबिटेशन थोड़ा करते हैं, वो लोग हैबिटेट बनते हैं, देन वहां पर डिफॉरेस्टेशन करते हैं और वापस से वहां पर वही अप्रोच से कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो ये नेचर के लिए बहुत डिवास्टिंग प्रोसेस है। तो इस टाइप के जो कल्टीवेशन है वो भी एनकरेज करता है गली इरोजन के लिए। ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन हटेंगी, वहां फॉरेस्टेशन हटेगा, इंटरसेप्शन लॉसेज जो पहले हो रहे थे वो अब कम होंगे, और अल्टीमेटली वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो शीट इरोजन को प्रमोट करेगा, स्प्लैश इरोजन को प्रमोट करेगा, रिल इरोजन को प्रमोट करेगा, और अल्टीमेटली वो गली इरोजन को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, रॉन्ग एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, ये मैंने आपको बताया था कि अगर टिलेज ऑपरेशन, मान लीजिए कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज में कि अगर स्लोप की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, और इस साइड में अगर अपन टिलेज कर रहे हैं, तो ये जो फरोज है ये रिल्स का काम करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो फ्लो इसमें एक्यूमुलेट होगा और इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस डायरेक्शन में फ्लो करने के कारण ये रिल्स धीरे धीरे क्या है, गलीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जो करेक्ट एग्रोनॉमिकल प्रोसेस है, प्रैक्टिसेस है, वो ये है कि टिलेज ऑपरेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्लोप करें। ओके, तो कुछ रॉन्ग इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी रिल इरोजन और गली इरोजन को बढ़ावा देता है। देन अपन बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मैंने आपको बताया था, जैसे आप मान सकते हैं कि कोई एक लैंड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड ओवर ग्रेजिंग, ये कंट्रोल्ड ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, और कंट्रोल ग्रेजिंग में क्या होता है कि एक लिमिटेड एनिमल्स को अपन अलाउ करते हैं, फेंस्ड एरिया होता है, कंट्रोल्ड एरिया होता है, एक लिमिटेड एनिमल्स को अपन अलाउ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल अगर ग्रेजिंग हो जाती है, तो वो क्या करती है कि जो सरफेस पे जितनी भी वेजिटेशन है उसको वेनिश कर देती है। ठीक है, वेनिश करने के कारण क्या होता है, जो उसमें प्रोटेक्टिव सरफेस होती है, ठीक है, स्प्लैश इरोजन के लिए, वो खत्म हो जाती है। तो मान लीजिए अगर ये कोई लैंड इस टाइप से कोई वेजिटेटिव लैंड था
ओवर ग्रेजिंग के कारण ये बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गया। बैरन लैंड में कन्वर्ट होने के कारण क्या धीरे धीरे यहाँ रिल्स बनेंगे, शीट इरोजन होगा, रिल इरोजन होगा, देन अल्टीमेटली वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गली में। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉस्टिक फैक्टर है गली इरोजन का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन रिड्यूस द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वेजिटेशन होता है तो वो इन्फिल्ट्रेशन को एनकरेज करता है। अगर वहां पर वेजिटेशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा वेजिटेशन, देन जो सॉइल मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर देगा, क्लॉगिंग हो जाएगी, क्लॉगिंग के कारण इन्फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए रन ऑफ बढ़ जाएगा और इरोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, देन अपन बात करते हैं डिफोरेस्टेशन की। मैंने आपको पहले बताया था, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग। ठीक है, लॉगिंग जो होती है वो होती है डिफोरेस्टेशन, और लॉगिंग एक अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में करें, एक होती है कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, कि जो डेंसिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट में है डेंसिटी उसको मेंटेन रखते हैं। एक होती है डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग। डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में करते हैं, एक पूरे के पूरे एरिया को मतलब डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, साफ कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं रह जाएगी, जड़ सहित उसको उखाड़ देता है, जिससे अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखे थे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो एक प्रकार से डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग जो है वो भी एक प्रोटेक्टिव सरफेस को रिमूव कर देती है और जो आगे ट्रांसफॉर्म हो जाता है गली इरोजन में। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो है जो रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का, वो सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस कारण क्या होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, रन ऑफ कम होता है, इसलिए गली इरोजन होता है। ठीक, गली इरोजन कम होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग से क्या होता है कि जो प्लांट के रूट सिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो सॉइल है वो लेस पोरस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, बैरन टाइप की हो जाती है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करती है, रन ऑफ को इंक्रीज करती है, और अल्टीमेटली इस कारण से इरोजन इंक्रीज होता है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी की दो तीन टाइप के इसमें पैरामीटर होते हैं, साइज, शेप एंड स्लोप। ठीक है, ये तीन टाइप के पैरामीटर जो है वो अफेक्ट करते हैं गली इरोजन का। एक एक देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था दो टाइप के वाटरशेड होते हैं, एक फैन शेप वाटरशेड और फर्न शेप वाटरशेड। फैन शेप वाटरशेड क्या होता है, एक सेमी सर्कुलर साइज का होता है, और फर्न शेप जो होता है वो इलोंगेटेड टाइप का होता है। ओके, इनके अगर हाइड्रोग्राफ की बात करें तो फैन शेप में इस टाइप का हाइड्रोग्राफ मिलता है, इसमें हायर पीक होता है। ठीक है, और अगर टीओसी की बात करें, टीओसी क्या होता है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है कि जितना भी मैक्सिमम टाइम लगता है फ्रॉम द रिमोटेस्ट पॉइंट से आउटलेट में आने के लिए। इसका मतलब है कि अगर रिमोटेस्ट पॉइंट का वाटर आउटलेट में आ गया तो पीक मिल गया। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ से डायरेक्ट टर्न ऑफ चालू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका हो गया टीओसी। ठीक है, इस वाटरशेड के लिए ये हो गया टीओसी। वो ये यहाँ पर बात करें तो ये इसका हो जाएगा टीओसी। तो होता क्या है कि जो फैन शेड वाटरशेड है अपन देख लेते हैं, इसमें पीक ज्यादा होता है। ठीक है, और अपन ने देखे थे जो गली इरोजन राइट की प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लो वेलोसिटी की या फ्लो रेट की। तो फैन शेप वाटरशेड में गली इरोजन बनने के चांसेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फन शेप। दूसरा कारण ये होता है कि इसमें टीओसी कम होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो लेस इंटेंसिटी की रेनफॉल, लेस ड्यूरेशन की रेनफॉल आती है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है इस टाइप के वाटरशेड में पीक अचीव हो जाता है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द पीक जो है वो फैन शेप में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फन शेप में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पीक की, तो इस कारण से भी जो अमाउंट है गली इरोजन में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सॉइल पार्टिकल्स का, या ओवरऑल बोले जो गली इरोजन का फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा फैन शेप में एज कम्पेयर टू द फन शेप। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा पीक होता है, इसमें लेस पीक होता है, इसमें लेस टीओसी होता है इसलिए ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, इसमें मोर टीओसी होता है इसलिए लेस फ्रीक्वेंट होता है। ठीक है, इस कारण से इसमें इरोजन लेस होता है, इसमें इरोजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो फैन शेप ये सेमी सर्कुलर वाटरशेड में जो है गली इरोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द फर्न शेप या इलोंगेटेड वाटरशेड। देन अपन बात करते हैं साइज की। साइज के लिए अगर अपनी इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो रन ऑफ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, क्योंकि साइज ज्यादा है और पर्टिकुलरली एक कांस्टेंट डेप्थ के लिए अगर साइज ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, रन ऑफ वॉल्यूम ज्यादा होगा तो गली इरोजन ज्यादा होगा। देन अपन बात करते हैं स्लोप की। स्टीपनेस ज्यादा है तो रन ऑफ ज्यादा होगा, गली इरोजन मैंने आपको पहले ही बताया था स्टीपनेस ज्यादा होती है जो तो वाटर वेलोसिटी का मोमेंटम ऑफ वाटर वेलोसिटी वो ज्यादा होती है और वो बेस पे ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी स्टीपनेस बढ़ती है वैसे वैसे रन ऑफ वेलोसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे जो रिल इरोजन को गली इरोजन में ट्रांसफॉर्मेशन के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, या रेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गली इरोजन मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है इन स्टीप स्लोप्स एज कंपेयर टू द जेंटल स्लोप। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं क्लियर। देन अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ द स्लोप की। अगर कांस्टेंट स्लोप हो, स्टीपनेस अगर अपन नहीं बढ़ा रहे, एक कांस्टेंट स्लोप है, तो जितना ज्यादा अगर लेंथ होगी उतना ज्यादा वो डिपोजिशन के लिए अलाउ करेंगे। फॉर एन एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्लोप के लिए यहाँ पर स्लोप कम ज्यादा है हालांकि, तो अगर मान लेते हैं कि इस दोनों का स्लोप कांस्टेंट रहे, यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ द स्लोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर सरफेस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा,
सरफेस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इस कारण से कि वो सॉइल की इरोडेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। इसका मतलब ये कि सॉइल डिपोजिशन के लिए सरफेस जो है वो अलाउ करेगी कि सॉइल को डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द स्लोप होगा, उतना ज्यादा सरफेस रेजिस्टेंस होगा और उतना ही डिपोजिशन होगा वो ज्यादा होगा। इस कारण से जो होता है कि लेंथ ऑफ द स्लोप अलाउ डिपोजिशन, सो यहाँ पर जो गली इरोजन के चांसेस होते हैं वो लेस होते हैं एज कंपेयर टू द लेस लेंथ ऑफ द स्लोप। ओके, देन अपन बात करते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज की। ओके, तो सॉइल प्रॉपर्टीज में अपन ने देखे थे कि जो प्राइमरी फैक्टर है, कॉस्टिक फैक्टर है सॉइल का, वो है इन्फिल्ट्रेशन, जो कि अफेक्ट करता है गली इरोजन के लिए, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो रन ऑफ कम होगा और इरोजन भी कम होगा, ठीक है। तो वेजिटेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेजिटेशन अगर नहीं है तो वहां पर रन ऑफ वेलोसिटी भी हाई होगी, एज वेल एज द इन्फिल्ट्रेशन है वो भी वहां पर कम होगा, इस कारण से वहां रन ऑफ ज्यादा होगा, ठीक है। इस एज कंपेयर टू द सरफेस, अगर वहां वेजिटेशन सरफेस है तो वहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी को भी ट्रैप कर लेगा वेजिटेशन। देन वहां जो क्लॉगिंग है, ठीक है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो सॉइल पार्टिकल्स की क्लॉगिंग है वो नहीं होगी, वाला फिनोमेना नहीं होता है, इस कारण से इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, रन ऑफ कम होता है, इस कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स लेस होते हैं, इस कारण से वहां पर लेस गली इरोजन होता है एज कंपेयर टू द बियर सॉइल। ओके, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है तो वहां की पोरोसिटी ज्यादा होगी, इस कारण से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर इरोजन कम होगा, ठीक है। देन अपन बात करते हैं कि वेजिटेशन में एक और चीज आती है काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया था स्प्लैश इरोजन में, अगर कोई यहाँ पर वेजिटेशन होती है तो वो ये सॉइल जो रेन ड्रॉप्स है इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि मेन कॉस्टिक फैक्टर होता है स्प्लैश इरोजन का, ठीक है, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो सॉइल मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कुल मिला के डिटेचमेंट नहीं होता, तो इसमें स्प्लैश इरोजन कम होगा, स्प्लैश इरोजन कम होगा तो शीट इरोजन कम होगा, हिल इरोजन कम होगा और अल्टीमेटली जो गली इरोजन है वो भी कम होगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन पर बात करते हैं एक और पैरामीटर आपको बताया था कि मैंने कि जो वेजिटेटिव सरफेस होती है उसमें इन्फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी है वो भी इफेक्ट करती है, ठीक है। जो वेजिटेटिव सरफेस होती है वो सॉइल के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती है, इसका जो सॉइल अरेंजमेंट है, सॉइल पार्टिकल्स है, स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स है, वो सॉइल के पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं, इस कारण से जो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है इसलिए उसका रन ऑफ वॉल्यूम कम होता है और इरोजन कम होता है, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सरफेस होता है उसमें हाई इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए वहां पर लेस इरोजन होता है एज कम्पेयर टू द बेयर सॉइल, जहां पर वेजिटेशन नहीं होता है और जहां पर लोअर इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है और वहां पर जो चांसेस होते हैं इरोजन के वो ज्यादा होते हैं। ओके, तो ये फैक्टर्स है कुछ गली इरोजन को अफेक्ट करते हैं। देन अपन बात करते हैं जो गली इरोजन है, ये इसकी भी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। तो 4 स्टेजेस होते हैं बेसिकली, 4 स्टेजेस में ये फुली ग्रो हो पाता है, फुली डेवलप्ड हो जाता है। ओके, तो एक वन बाय वन अपन स्टेज देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन स्टेज। फॉर्मेशन स्टेज क्या होता है कि जस्ट आफ्टर द रिल जो बन रही है, रिल के जस्ट आफ्टर जो पहली स्टेज होती है गली ट्रांसफॉर्मेशन की, वो होती है फॉर्मेशन स्टेज। फॉर्मेशन स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी रेल बनी है, ठीक है, रेल बनी है, तो ये रेल क्या है कि धीरे धीरे डायमेंशंस बड़े होते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द फ्लो वेलोसिटी एंड द वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्लो वेलोसिटी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्लाइमेटिक फैक्टर चेंज होंगे, सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, वेजिटेशन कवर चेंज होगी, तो धीरे धीरे क्या होता है ये इसको एनकरेज करता है गली में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इसको व्हेन द चैनल इरोजन एंड डीपनिंग स्टार्ट, ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि रेल इरोजन के बाद में जैसे ही चैनल इरोजन और बढ़ता है, डीपनिंग स्टार्ट होती है, तो वो फॉर्मेशन स्टेज की तरफ जाता है। द स्टेज इज जस्ट आफ्टर द रेल इरोजन, the rate of the deepening is very small because it extend up to the top soil which shows the resistance। तो ये होती है फॉर्मेशन स्टेज, ये इसको बोलते हैं अपन इनिशियल स्टेज। ओके, तो होता क्या है कि ये जो टॉप सरफेस सॉइल है, मैं आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये टॉप सरफेस सॉइल क्या होता है, इसमें वेजिटेशन होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो वेजिटेशन है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है इरोजन के लिए, सॉइल इजीली उससे डिटैच नहीं हो सकते। तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब तक ये वाटर जो है ये टॉप सरफेस सॉइल से एक्सपोज रहता है तब तक इसमें जो रेट ऑफ डीपनिंग होती है वो कम होती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन स्टेज में क्या होता है कि जो सॉइल है वो ज्यादातर एक्सपोज होती है अपर लेयर से, ठीक है, इसकी अपर लेयर है, तो अपर लेयर थोड़ी क्या कॉम्पैक्ट होती है, इस कारण से जो डीपनिंग है, रेट ऑफ डीपनिंग है, वो इनिशियल स्टेज या फॉर्मेशन स्टेज में जो है वो कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर स्टेजेस। ओके, तो उसके सेकंड स्टेज आती है डेवलपमेंट स्टेज। अगर इस फॉर्मेशन स्टेज में अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया गली को, तो देन वो चल जाता है डेवलपमेंट स्टेज में। डेवलपमेंट स्टेज में सबसे कॉस्टिक फैक्टर डेवलपमेंट स्टेज का क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टॉप की सॉइल सरफेस है, जब तक इससे अगर वाटर फ्लो होके जा रहा है, ठीक है, एक्सपोज्ड अगर ये वाली सरफेस है, तो बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करती है इरोजन के लिए। जैसे ये नीचे वाली सॉइल में जो वाटर है वो टच कर दिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं सब हॉरिजॉन, ठीक है, या हॉरिजॉन बी या सी, ऐसा भी इसको डिनोट करते हैं।
ये सब हॉरिजॉन्टल या सब सॉइल में जब वाटर जो है वो एक्सपोज होता है, उसे टच करता है, तो जो रेट ऑफ डीपनिंग है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है, width and depth enlarges and extend up to the soil subsoil horizon which has the less resistant so easily washed away, ठीक है। तो क्या होता है कि इस स्टेज में धीरे धीरे जो सब सॉइल है उसमें वाटर टच करता है और ये बहुत जल्दी रिमूव होता है, बहुत जल्दी ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस कारण से इसकी डीपनिंग और एनलार्जमेंट है वो डेवलपमेंट स्टेज में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनिशियल स्टेज में। दिस स्टेज इज रैपिड ड्यू टू द मोर एब्रेसिव पावर ऑफ द वाटर। मैंने आपको बताया था वाटर इरोजन में कि जो एब्रेसिव एलिमेंट होता है वो भी जो है वो इस सब सॉइल को बहुत ज्यादा इरोड करता है। Then due to this the waterfall also created at the gully head which further triggered the erosion due to hydraulic jump। तो होता क्या है कि फॉर एन एग्जांपल अगर ये कोई वाटरशेड है, ठीक है, यहाँ पर ये टॉप टू बॉटम से बात करते हैं तो यहाँ ये रिज है अपने पास और ये वैली सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि एक इरोजन बन रहा है। तो होता क्या है कि जहां पर भी गली इरोजन स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं अपन गली हेड, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ से वाटर आ रहा है तो जस्ट इमीडिएटली क्या होता है कि यहाँ पर एक रैपिड ट्रांसपोर्टेशन या रैपिड डिटेचमेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं रैपिड रेट ऑफ इरोजन होता है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर के जो बेड लेवल में ग्रेडियंट में या फिर बोल सकते हैं कि हाइट में डिफरेंस होता है। इस कारण से यहाँ पर एक वाटरफॉल जैसे क्रिएट हो जाते हैं गली हेड। आगे अपन देखेंगे किस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोलिक जंप बन जाता है, यहाँ स्प्लैशिंग होती है। इस कारण से ये और जो सॉइल मॉलिक्यूल है उसको रिमूव करता है और अल्टीमेटली ट्रिगर करता है गली इरोजन के लिए। ओके, तो ये होती है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है कि जो विड्थ है और डायमेंशन है गली के वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। बट कुछ स्टेज के बाद क्या है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट होने के बाद में धीरे धीरे उसमें हीलिंग होने लगती है। हीलिंग में क्या होता है धीरे धीरे यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होने लगती है। इसका मतलब है कि ये हीलिंग स्टेज में पहुंच गया। अब इसके जो डायमेंशन है वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब अपने आप को गली का धीरे धीरे स्टेबल कर रही है। स्टेबल के लिए क्या होता है कि सबसे पहले उसकी हीलिंग स्टेज आती है। हीलिंग स्टेज में क्या होता है कि जो वेजिटेशन स्टार्ट टू ग्रो इन बैंक एंड द बेड ऑफ द गली, ठीक है। इसके बेड में और धीरे धीरे बैंक में जो वेजिटेशन ग्रो स्टार्ट होना ग्रो करना चालू हो जाती है और यहाँ से अब इरोजन नहीं होता है, ठीक है। अब जितना भी था पोटेंशियल पहुंच गया है गली का, जितना भी उसके डायमेंशन बढ़ना था वो बढ़ गया है, अब आगे और नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टेज थोड़ा टाइम लेती है। ओके, इस स्टेज को थोड़ा टाइम लगता है। देन अपन बात करते हैं स्टेबलाइजेशन स्टेज, ठीक है। तो वहां धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट हुई। हीलिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब गली जो है वो फुली स्टेबलाइज्ड हो गई, ठीक है। तो गली का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैड स्लोप है ये भी कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ पर डीपनिंग नहीं हो रही तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया। एज वेल एज जो स्लोप है, ठीक है, जो बैंक्स का स्लोप है वो भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी जो है वेजिटेशन ग्रो होने लगी, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं कि ये गली है फुली स्टेबलाइज्ड है। अब ना इसके डायमेंशन बढ़ेंगे और ना इसकी डीपनिंग होगी ना इसकी विड्थ बढ़ेंगे। अब जो गली एक्सटेंड होगी तो वो हेड साइड से एक्सटेंड होगी, है ना, ठीक है। अपन आगे देखते हैं किस टाइप से हेड साइड से एक्सटेंड होगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि नाउ द गली इज द फुली स्टेबलाइज्ड एंड स्टार्ट टू गेट a stable gradient in a bed as well as the bank, ठीक है। तो ये भी अपन ने देख लिया, इसका ग्रेडियंट और जो बैंक का स्लोप है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। और नो फर्दर डीपनिंग ऑफ द साइज एंड लार्जेस्ट फ्रॉम दिस स्टेज एंड गली विल ओनली इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स हेड्स टू अप्रोच द टॉप ऑफ द स्लोप, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर कोई गली फॉर्म होती है, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म हो रही है तो इसको बोलते हैं गली हेड, ठीक है। अब अगर ये वाली जो गली है इसको अपन ने इग्नोर कर दिए और ये अपनी स्टेबलाइजेशन स्टेज में पहुंच गई, ठीक है। तो अब जो गली का एनलार्जमेंट होता है वो ऊपर साइड से होता है, ठीक है। तो गली अब बढ़ेगी तो इस टाइप से बढ़ेगी। तो ये वाली जो सॉइल है वो धीरे धीरे रिल इरोजन क्रिएट करेगी, वहां वो वाटर एक्यूमुलेशन होगा, फ्लो होगा, तो यहाँ पर रिल इरोजन होगा। देन वही चारों स्टेजेस होंगी। तो गली का जो एनलार्जमेंट होता है ना स्टेबलाइजेशन स्टेज के बाद वो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इनके डायमेंशन नहीं बढ़ते बट जो लेंथ ऑफ द गली है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था वाटरफॉल, ठीक है। तो वाटरफॉल क्या होता है कि यहाँ पर फ्लो एक्यूमुलेशन हुआ बट यहाँ पर इमीडिएटली क्या कहते हैं इमीडिएटली गली इरोजन हो गया, ठीक है। जो क्योंकि सब सॉइल का जो है वो इंटरेक्शन हो गया वाटर से, तो यहाँ पर एक रैपिड ट्रांसपोर्टेशन हो गया सॉइल पार्टिकल्स का। इस कारण से इनके ग्रेडियंट में यहाँ डिफरेंस आ गया। इस कारण से यहाँ पर एक वाटरफॉल क्रिएट हो गया। ओके, तो ये वाटरफॉल भी ट्रिगर करता है गली के एनलार्जमेंट के लिए कि गली जो एक्सटेंड हो टॉप के साइड में, ठीक है। तो अगर मान सकते हैं कि ये रिज लाइन ऊपर कहीं है तो धीरे धीरे गली जो है इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ये है डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द गलीज। देन अपन बात करते हैं गली के क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर से जिसपे गली को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है बेस्ड ऑन शेप, ठीक है। दो टाइप के शेप होते हैं गलीज के, एक होता है यू शेप गली, एक होता है वी शेप गली, ठीक है। तो यू शेप गली फाउंड इन एल्यूमिनियम पेन वेयर द सरफेस एंड सब सरफेस आर इजी इरोडेबल, ठीक है। और वी शेप गली क्या है, फाउंड इन दोज एरियाज वेयर द सबसॉइल इज टफ इनफ टू रेजिस्ट रैपिड कटिंग ऑफ द वाटर। होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये अपने पास यू शेप गलीज है, ठीक है, और ये अपने पास वी शेप गली है।
तो कभी कभी सब सॉइल क्या होता है वो लेस इरोडेबल होती है, ठीक है। अपन मान सकते हैं कि ये वाली जो सॉइल है वो इजीली इरोडेबल है, ठीक है। तो जैसे फ्लो ऑफ द वाटर आता है तो ये जो सॉइल है वो डिटैच हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का शेप बना लेती है, यू शेप का। बट कभी कभी क्या होता है कि जो सब सॉइल होती है वो रॉकी होती है, ठीक है, वो रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट करने के कारण क्या होता है कि इस टाइप की गलीज में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इस कारण से जो आपको अल्टीमेटली शेप मिलता है वो मिलता है वी शेप गलीज का, ठीक है, वी शेप। और आगे अपन देखेंगे इसमें कैसे ये वर्क करता है। तो U shaped gullies में found in those areas which the runoff undermines the gully banks which collapse and make the two vertical walls in a flat bottom। तो होता क्या है गली इरोजन, मैंने आपको बताया था कि जो सब सॉइल अगर लेस इरोडेबल रहे, ठीक है, ये इजीली इरोडेबल हो जाती है। तो होता क्या है कि इनिशियली ये वी फॉर्म में होती है इस टाइप की गलीज। बट ये वाली सॉइल क्या होता है कि इसमें दो टाइप के कॉस्टिक फैक्टर होते हैं यू शेप या वी शेप बनाने के लिए। एक होता है फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वॉल्यूम, और एक होता है सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर सॉइल प्रॉपर्टीज सब सॉइल की ऐसी है कि वो इजीली इरोड हो जाती है, ठीक है, और फ्लो वेलोसिटी जो है वो कम होती है और फ्लो वॉल्यूम ज्यादा होता है, उस केस में क्या होता है फ्लो वेलोसिटी कम है तो ये जो सॉइल है वो इजीली यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो वो जो वाटर है उसको ज्यादा टाइम लगेगा इसको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, इस कारण से ये वाला जो सेक्शन है इरोडेबल भी इजीली, तो धीरे धीरे ये कोलैप्स हो जाता है। ओके, वी शेप होने के बाद में क्या होता है कि ये वाला जो सेक्शन है वो धीरे से कोलैप्स हो जाता है और कोलैप्स होकर ये यू शेप के फॉर्म में ले लेता है। तो मेन कॉस्टिक फैक्टर क्या होगा शेप को डिटरमाइन करने का, कोलैप्सिंग ऑफ द बैंक, ठीक है। तो ये बैंक कोलैप्स करके इस कारण से यहाँ पर एक वर्टिकल वॉल बन गई। बट अगर ये सब सॉइल जो है वो इजीली इरोडेबल ना हो और वहां फ्लो वेलोसिटी भी ज्यादा हो, ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता। तो उस कारण से क्या होता है कि जो कुछ गलीज का शेप है वो वी शेप रिजल्ट करती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोलैप्सिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये वी शेप में क्या होगा, नो कोलैप्सिंग ऑफ द बैंक्स because as the subsoil exposes the resistance increases with the depth, so width decreases with the depth and making a V shape। तो इस टाइप के गलीज में क्या होता है कि कोलैप्सिंग नहीं होती है, इस कारण से ये V shape रिजल्ट करता है। और इस टाइप की गलीज में क्या होता है कि अब यहाँ पर जो सबसॉइल है वो इरोडेबल, लेस इरोडेबल, ठीक है, तो इनका एनलार्जमेंट जो होता है विड्थ में होता है। बट यहाँ पर जो है जो सबसॉइल है वो टफनेस होती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, इस कारण से जो इसकी विड्थ है वो नहीं बढ़ती है बट धीरे धीरे इसकी डेप्थ बढ़ती है। जैसे जैसे फ्लो वॉल्यूम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये धीरे धीरे और डीपर होते जाएगी, ठीक है, बट इसकी विड्थ जो है वो कांस्टेंट होगी। बट इसमें क्या होता है कि डेप्थ कम बढ़ती है बट इसका जो विड्थ है वो ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो यू शेप गलीज में क्या होता है, विथ इंक्रीज इन अ डेप्थ विड्थ इंक्रीजेस, बट वी शेप गलीज में क्या होता है कि विथ इंक्रीज इन अ डेप्थ विड्थ इज डिक्रीजेस, ठीक है, तो उसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज होते जाती है, ठीक है। Longitudinal slope in a U-shaped gullies is parallel to the ground surface and longitudinal slope of the greater than ground surface। ये अपन आगे देखेंगे। जो इस टाइप की गलीज होती है, यू शेप की गलीज होती है, वो बॉटम ऑफ द स्लोप्स में मिलती है और वी शेप की गलीज आपको मिडिल ऑफ द स्लोप में मिलती है, ठीक है, जहां पर हाई स्लोप होता है। तो इस टाइप की गलीज में क्या होता है, मान लीजिए कि अगर अपन साइड व्यू देखें और ये अपने पास लैंड सर्फेस के इस टाइप का स्लोप है, ठीक है, तो जो गलीज का अगर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप बात करें है ना, तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये गलीज का लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है, ये बैंड है पूरा और ये लैंड सरफेस का स्लोप है, तो लगभग पैरेलल होता है। बट वी शेप गलीज में क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होता है वो ग्रेटर होता है, मतलब इनका जो स्लोप है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्राउंड सरफेस स्लोप। तो इस टाइप का फिनोमेना मिलता है वी शेप गलीज में। ओके, देन अपन देखते हैं कि फाउंड इन अ लो स्लोप यूजुअली एट द बॉटम ऑफ द स्लोप, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं अगर ये अपने पास एक टोटल एक माउंटेन है या फिर एक स्लोप है, तो इसमें जो ये नीचे साइड में मिलेंगे अपन को, ये मिलेंगे अपन को यू शेप गलीज। तो ये वाले जो पोर्शन में अपने पास यू शेप गलीज मिलती है और मिडिल या अपर रीचेस है, ठीक है, जहां पर हायर स्लोप है तो वहां पर अपन को वी शेप गलीज बोलती है। कॉस्टिक फैक्टर उसका वही है कि जो मिडिल स्लोप में होता है वो सॉइल जो होती है वो ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, यहाँ पर नीचे जो है डिपोजिशन ज्यादा होता है, इसलिए इसमें एलुवियल फॉर्मेशन ज्यादा मिलता है, इसलिए जो सब सॉइल होती है वो लेस इरोडेबल होती है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो गलीज मिलती है अपन को यू शेप गलीज मिलती है और जो मिडिल ऑफ द सेक्शन है जहाँ पर स्लोप हाई है वहां पर अपने पास वी शेप गलीज मिलती है, ठीक है। ये अपन ने पहले भी देखे थे। सो यू शेप गलीज में जो है वो फ्लो वेलोसिटी होती है स्मॉल बट द वॉल्यूम होता है लार्ज, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है यू शेप गलीज फॉर्म होती है और वी शेप में जो फ्लो वेलोसिटी है वो होती है लार्ज बट द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल। तो ये फैक्टर आपको पहले मैंने बताया था स्टीप स्लोप में होता है, इस कारण से जो वॉल्यूम है सॉरी जो फ्लो वेलोसिटी है वो लार्ज होती है इन वी शेप गलीज एज कम्पेयर टू यू शेप गलीज, एंड फ्लो वॉल्यूम इसमें कम होता है क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की जो वी शेप गली है वो मिलके वाटर को ड्रेन ऑफ करती है, ड्रेन ऑफ करके वो यू शेप में नए यू शेप गलीज में ड्रेन ऑफ करती है वाटर को, इस कारण से जो उसका फ्लो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है।
वी शेप गली, यू शेप गलीज का ड्रेनेज एरिया लार्ज होता है, ठीक है, तो उसमें जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्यादा होती है, इस कारण से जो उसका ड्रेनेज एरिया वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द वी शेप गलीज, ठीक है। तो इसका कॉस्टिक फैक्टर क्या होता है यू शेप गलीज का? अंडर कटिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ द वेल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, सब सॉइल जो है वो लेस इरोडेबल है, ठीक है, सॉरी इजीली इरोडेबल है, तो उस केसेस में क्या होता है कि वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर देती है सॉइल पार्टिकल वहां से, इस कारण से कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा उसका फैक्टर है कि फ्लो वॉल्यूम जो है वो उसमें ज्यादा होता है, फ्लो वेलोसिटी कम होती है, इस कारण से जो इनफिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम बढ़ जाता है, इस कारण से वहां पर अंडर कटिंग और अंडरमाइनिंग हो जाती है, और इजीली जो बैंक है वो कोलैप्स कर जाता है। तो कोलैप्सिंग ऑफ द बैंक इज अ मेन कॉस्टिक फैक्टर, तो इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू द डेप्थ, ओके। और इसमें जो कोलैप्सिंग ऑफ द बैंक नहीं होता है, क्योंकि जो सब सॉइल है वो भी इजीली इरोडेबल नहीं होती है, और एक और चीज और है कि उसमें जो फ्लो वॉल्यूम है, फ्लो वेलोसिटी कम होती है, सॉरी फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम उसमें मिल नहीं पाता है, और वापस सब सॉइल है वो टफ भी होती है, इस कारण से जो कोलैप्स नहीं हो पाता है, इसलिए इसके जो डेप्थ है इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू द विड्थ, ठीक है। तो ये डेप्थ, तो ये जो है ये डेप्थ में बढ़ती है और ये विड्थ में बढ़ती है, ठीक है। देन अपन बात करें ट्रीटमेंट किस टाइप से करेंगे, तो यू शेप गली जो है उसमें परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है फॉर द ट्रीटमेंट, और इसमें जो टेम्परेरी है सेमी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स से भी अपना ट्रीटमेंट हो जाता है। ये आगे पढ़ेंगे अपन में कि किस टाइप की कौन सी गलीज में किस टाइप के स्ट्रक्चर्स को ट्रीटमेंट अप्रोचेस में किस टाइप के स्ट्रक्चर्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं गली क्लासिफिकेशन में सेकंड पैरामीटर की, ठीक है। तो पहले अपन ने देख लिया कि शेप के बेस पे दो टाइप के होते हैं, यू शेप वी शेप। अब बात करेंगे कि स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट के बेस पे दो टाइप की गलीज होती है, एक होती है एक्टिव गलीज, एक होती है इनएक्टिव गलीज। एक्टिव गलीज कौन सी होती है? जो एक्टिव गलीज पूर्ण रूप से स्टेबलाइज हो गई, ठीक है, जहां पर जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो लगभग कांस्टेंट है, सॉइल के प्रॉपर्टीज लगभग कांस्टेंट है, और अब वहां पर कोई भी एडिशनल ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो गली जो है वो फुली स्टेबलाइज हो गई। अब उसका एनलार्जमेंट पॉसिबल नहीं है, बस वो हेड के टाइप साइड से एक्सटेंड हो रही है। तो ऐसी गलीज को अपन बोलते हैं इनएक्टिव गलीज, ठीक है, जहां पर जो है डायमेंशंस कांस्टेंट हो जाते हैं, और ये यूजुअली रॉकी एरियाज में होती है, क्योंकि वहां पर जो सब सॉइल है वो टफ होती है, ठीक है, तो वो रैपिड मूवमेंट नहीं होता, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता सॉइल पार्टिकल्स का, इस कारण से जो एनलार्जमेंट होता है वो रैपिड नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइप की गलीज को बोलते हैं इनएक्टिव गलीज। और एक्टिव गलीज क्या है कि जहां पर कभी कभी ह्यूमन इंटरवेंशन कंटिन्यूअसली होता है, इस कारण से जो उनका एनलार्जमेंट बढ़ते रहता है स्टेबिलिटी के बाद में भी, ठीक है, तो उस गलीज को अपन बोलते हैं एक्टिव गलीज। देन अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट, जो स्मॉल गलीज होती है इनिशियल स्टेजेस मैंने आपको बताया था, जहां पर डेप्थ ज्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक है, फॉर्मेशन स्टेज में, तो उस स्टेज में अगर कोई गली है, स्मॉल गली है, तो उसको अपन इजीली जो है वो फॉर्म मशीनरी उसको क्रॉस कर सकती है, और उसको प्लॉइंग ऑपरेशन से इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट मीडियम गलीज क्या होती है? मीडियम गलीज क्या होती है कि इसको फॉर्म मशीनरी इजीली क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। लार्ज क्या होती है कि इसको भी फॉर्म मशीनरी इजीली क्रॉस नहीं कर सकती, बहुत बड़े शेप की होती है ये, और उसका रिक्लेमिनेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको यूजुअल जो प्लाइंग ऑपरेशन है उससे इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अप्रोचेस लगती है, ठीक है। हालांकि जो प्लांटेशन है इसका पार्शियल रिक्लेमिनेशन अपन कर सकते हैं, कि इसमें प्लांटेशन ग्रो कर ले, वेजिटेशन ग्रो कर ले, उसको स्टेबलाइज कर दें, धीरे धीरे उसके रिप्लेनिशमेंट करें, बट जो ट्रीटमेंट है वो इतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो अपन को एक डेडिकेटेड अप्रोचेस यूज करना पड़ता है लार्ज गलीज के ट्रीटमेंट के लिए। देन अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो बेस्ड ऑन साइज और डायमेंशन, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज और डायमेंशन जो गलीज को क्लासिफाई करते हैं चार टाइप तरीके से। सबसे पहला है वेरी स्मॉल गलीज, ठीक है। वेरी स्मॉल गलीज में जो डेप्थ होती है वो लेस देन 3 मीटर होती है, और विड्थ होती है 18 मीटर से कम, ठीक है। फिर होती है स्मॉल गली जिसको बोलते हैं अपन G2। G2 में क्या होता है कि जो डेप्थ होती है 3 मीटर से कम होती है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो बढ़ने लगती है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे ये स्मॉल गली, ठीक है, तो इसका डेप्थ 18 मीटर से कम है, सॉरी ज्यादा है, डेप्थ 3 मीटर से कम है, तो इस गली को बोलते हैं अपन स्मॉल गलीज। वहीं अपन मीडियम में बात करें तो इसकी डेप्थ भी बढ़ गई है, ठीक है, और इसकी विड्थ भी बढ़ गई है, ठीक है, तो इस टाइप की गलीज को बोलते हैं मीडियम गलीज, जो कि होती है G3। G3 में क्या होता है, डेप्थ जो होती है वो 3 to 9 मीटर होती है, और जो डेप्थ होती है, सॉरी जो विड्थ होती है वो 18 मीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं G4 टाइप की गली होती है, जिसको बोलते हैं अपन डीप या नैरो गलीज, ठीक है। तो इसमें जो डेप्थ होती है वो 3 to 9 मीटर होती है, कभी कभी ये जो डेप्थ है वो 9 मीटर से भी नीचे चल जाती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द इरोजन। और इसकी जो विड्थ होती है वो 18 मीटर से कम होती है। याद रखिएगा ये डीप एंड नैरो है, ठीक है, नैरो इसलिए एज कंपेयर टू द मीडियम गलीज इसकी जो विड्थ होती है वो लेस देन 18 मीटर होती है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गली ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। गली ट्रीटमेंट क्या है? डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस हैं
कि अपन इन गलीज को ट्रीटेड कैसे करें, इसको रिप्लेनिश कैसे करें, ठीक है। सॉरी। तो डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस हैं इसमें, है ना। दो पहली दो अप्रोचेस है वो इनडायरेक्ट अप्रोचेस है, और थर्ड जो है वो डायरेक्ट अप्रोचेस है। इनडायरेक्ट अप्रोचेस क्या है पहले बात कर लेते हैं। तो पहले इनडायरेक्ट अप्रोच है अप्रोच 1, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, ट्रीटिंग द ड्रेनेज एरिया फॉर रिड्यूसिंग द रन ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया था जो गली इरोजन है उसका कॉस्टिक फैक्टर होता है रन ऑफ, ठीक है, और बेसिकली होता है उसका रन ऑफ रेट और रन ऑफ वॉल्यूम। दूसरे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, बट मेन जो कॉस्टिक फैक्टर होता है गली इरोजन का वो होता है आपका रन ऑफ, ठीक है। तो अपन क्या करें, इनडायरेक्टली उस जो इनकमिंग रन ऑफ है जो क्रिएट कर रहा है गली इरोजन को, जो रिस्पॉन्सिबल है गली इरोजन के एनलार्जमेंट के लिए, उस रन ऑफ को अपन कंट्रोल करें, ठीक है। पहला अपना ये कंसेप्ट है, पहली अप्रोच ये है, ठीक है। तो इसका रन ऑफ को कैसे रिड्यूस करेंगे कि उसका जो कैचमेंट एरिया है या उसका ड्रेनेज एरिया या बोले उसका वाटरशेड एरिया है उसको ट्रीट करें, ठीक है। तो गली क्या है, बेसिकली चैनल्स हैं, ओके, और चैनल्स हैं तो उसका एक ड्रेनेज एरिया, ठीक है, उसका एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग एरिया है, ठीक है। हालांकि वाटरशेड एरिया बहुत बड़ा होता है एक गली के लिए, तो उसका जो कंट्रीब्यूटिंग एरिया है अपन बोल सकते हैं ड्रेनेज एरिया, ठीक है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इमेज में कोई एक रिवर का वाटरशेड एरिया है, ठीक है। बट फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपकी मेन गली है, ठीक है, और ये यहाँ पर रिल्स है जो इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और ये अपने पास एक ड्रेनेज एरिया है, ठीक है। तो इस ड्रेनेज एरिया को अपन को ट्रीट करना है, इस तरीके से ट्रीट करना है कि इसका जो रन ऑफ है उसको अपन ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, फॉर मेकिंग द कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स इन द रिच पार्ट, ठीक है। तो रिच पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो गली इरोजन है वो पहले स्प्लैश इरोजन हो रहा है, रिल इरोजन, सॉरी शीट इरोजन हो रहा है, रिल इरोजन हो रहा है, अल्टीमेटली गली इरोजन हो रहा है, ठीक है। तो अपन को स्प्लैश इरोजन और शीट इरोजन को अपन कंट्रोल करें तो वो रिल में नहीं होगा, और रिल का एनलार्जमेंट नहीं होगा तो फिर वो गली इरोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो स्प्लैश इरोजन की क्या करें कि उसके रिच में कुछ कंजर्वेशन मेजर्स बनाए जिससे जो है वाटर वहीं पर ट्रैप हो जाए, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं रिच पार्ट में। देन रीस्टेबलाइजेशन ऑफ द वेजिटेटिव कवर, मैंने आपको पहले ही बताया था वेजिटेटिव कवर जो है वो रन ऑफ को अफेक्ट करती है और अल्टीमेटली गली इरोजन को अफेक्ट करती है। तो जो भी ओवर ग्रेजिंग वाला पार्ट है आपके ड्रेनेज एरिया में उसमें रीस्टेबलाइज करें वेजिटेशन को, जिससे क्या है कि वहां पर इरोजन कम हो। एग्रोनॉमिकल मेजर्स लाइक द बंटिंग, अगर ड्रेनेज एरिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो आपको मैंने बताया था कि रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे प्लॉइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप, वो प्रमोट करता है गली इरोजन को। तो अपन को इस टाइप के मेजर्स लेना है, जैसे प्लॉइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, कंटूर्स अपन यूज कर ले, बंड्स का अपन यूज कर ले, कंटूर बंडिंग्स का, ग्रेडेड बंडिंग्स का, ठीक है। तो अपन को लेंथ ऑफ द स्लोप रिड्यूस कर ले, तो इस टाइप की अप्रोचेस से अपन जो रन ऑफ वॉल्यूम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है अप्रोच 1 जो कि इनडायरेक्ट है, ठीक है। दूसरी इनडायरेक्ट मेथड क्या है, मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए कोई गली हेड है, ठीक है। तो इस गली हेड के लिए कोई रन ऑफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। वो रन ऑफ जो वॉल्यूम है वो रिस्पॉन्सिबल इस गली इरोजन के लिए। अब इस रन ऑफ को अपन डाइवर्ट कर दें, ठीक है, डाइवर्ट करके कहीं ऐसी जगह इसको डिस्पोज कर दें सेफली जहां पर वो इरोजन क्रिएट ना करें, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये गली हेड है, ठीक है, इसमें अपने जो वाटर इनकमिंग वाटर उसको डाइवर्ट करके कहीं सेफली डिस्पोज करा दी, तो इसकी कंडीशन अब ये होगी, धीरे धीरे ये जो बैंक है सॉरी ये जो बेड है, ये जो डेफिसिटी, ये धीरे धीरे क्या है कि रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट मेथड है। तो क्या है अप्रोच 2, स्टॉप एक्सटेंडिंग द गली हेड बाय डाइवर्टिंग द फ्लो एंड सेफली रिस्टोर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो गली हेड का एक्सटेंशन है वो रुक जाता है, ठीक है, और अपन इस वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं। एग्जांपल क्या है, डाइवर्जन चैनल्स यू शेप और वी शेप की डाइवर्जन चैनल्स होती हैं दैट डाइवर्ट द फ्लो एंड सेफली डिस्पोज द वाटर, ठीक है। तो इसको सेफली डिस्पोज कर देते हैं। इस कारण से क्या है कि जो गली हेड का भी एक्सटेंशन रुक जाता है और धीरे धीरे वो गली जो है वो रिप्लेनिश होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस हैं, अगर ये दो अप्रोच फेल हो जाती है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट अप्रोचेस है, अगर ये फेल हो जाती है तो अपन फिर डायरेक्ट अप्रोच यूज करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच में क्या करते हैं अपन कि जो गली है उसमें डायरेक्ट अपन ट्रीटमेंट चालू करते हैं, ठीक है, फॉर रिप्लेनिशमेंट के लिए। तो थर्ड है क्या डायरेक्ट रिप्लेनिशमेंट के लिए डायरेक्ट अप्रोच क्या है, गली कंट्रोल मेजर्स को यूज करना, ठीक है, इनको बोलते हैं ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट या गली कंट्रोल ट्रीटमेंट, है ना। तो इसमें ये डायरेक्ट अप्रोच है, इसमें डायरेक्ट अपन कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं गलीज में कि धीरे धीरे जो है वो रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसमें जो स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं वो बोलते हैं चेक डैम्स। इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, हालांकि बहुत टाइप के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर कोई आरसीसी या कंक्रीट का कोई अपन ने चेक डैम बनाया तो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं कि अगर वाटर का फ्लो इस साइड है जो कि कॉस्टिक फैक्टर है अपने पर गली इरोजन के लिए, तो ये इनको रिटार्ड करता है इसके मूवमेंट को और अलाउ करता है कि वाटर को कि यहाँ सबमर्ज हो जाए। तो धीरे धीरे जो सिल्ट जो सॉइल पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है उस वाटर के साथ में, वो धीरे धीरे वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होकर जो फ्रेश वाटर है विद नॉन इरोसिव वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट हो रहा है, एक तो जो सॉइल का डिपोजिशन भी बढ़ रहा है तो धीरे धीरे इनके जो डेप्थ में रिप्लेनिशमेंट होगा, दूसरा क्या है कि वो
वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को चेक कर रहा है, वेलोसिटी को रिड्यूस करके उसको नॉन एरोसिव बना रहे हैं, जिससे वो आगे फर्दर आगे जाके गली में इरोड ना करे बैंक्स को, ठीक है। तो ये पर्पस होता है चेक डैम्स का, ओके। फॉर गली कंट्रोल वेजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस फोर्सेस फॉर द गली डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक एडिशनल मैंने कुछ पॉइंट डाल दिया था कि गली ट्रीटमेंट के लिए वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लाए थे। उनने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कोट किया था एक बार कि फॉर द गली डेवलपमेंट अ बैग ऑफ द फर्टिलाइजर इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ बैग ऑफ द सीमेंट। तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है, ये बता रहे हैं कि गली ट्रीटमेंट के लिए जितना बैग ऑफ सीमेंट इफेक्टिव नहीं होता, उतना एक बैग ऑफ फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बैग ऑफ फर्टिलाइजर अल्टीमेटली जो है वो वेजिटेशन को प्रमोट कर रहा है। और सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता क्या है कि इन चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन अपन कर देंगे तो इन चेक डैम्स को मेंटेनेंस भी चाहिए, उनकी डिसिल्टिंग भी चाहिए, क्योंकि सिल्ट अप होने के बाद में क्या है कि और रनिंग वाटर आएगा। अपन ने रनिंग वाटर की वेलोसिटी रिड्यूस कर रहे हैं, बट अपना एक और पर्पस है कि उसमें डिपोजिशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डिपोजिशन पूरा हो जाता है या फिलअप हो जाते हैं तो जो फ्लोइंग वाटर है वो उसके लिए एक नया बेड बन जाएगा। तो कुछ समय बाद क्या इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, डिसिल्टिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये स्ट्रक्चर्स की भी लाइफ होती है, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। बट वेजिटेशन क्या है, अपने आप में एक सस्टेनेबल है, ठीक है। वो सस्टेनेबल अप्रोच है कि अपन को एक बार वेजिटेशन ग्रो करना है कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। अगर अपन ग्रेजिंग वगैरह उसको अवॉइड करें, वहां पर थोड़ा कंट्रोलिंग करें ग्रेजिंग में, तो वेजिटेशन ट्री या प्लांटेशन जो है वो ग्रो करेंगे, और जैसे जैसे ग्रो करेंगे वो उस गली के ट्रीटमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो विद द टाइम जो इस स्थिति है वो बेटर होते जाएगी, ठीक है। बट जो चेक डैम्स होते हैं उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है, ओके। अब इन चेक डैम्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप के चेक डैम्स होते हैं कि किस टाइप की साइज ऑफ द गली क्या है, वहां पर रेट ऑफ इरोजन क्या है, उसका शेप क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स के शेप, उसके ड्रेनेज एरिया, उसकी कैपेसिटी, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ के हिसाब से अलग अलग चेक डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ब्रॉडली उसको 3 कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किए हैं। पहला है टेम्परेरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर आता है ब्रशवुड चेक डैम्स, जो कहते होते हैं सिंगल रो और डबल रो ब्रशवुड चेक डैम्स, ओके। देन सेकंड आते हैं सेमी परमानेंट चेक डैम्स, जिसमें होते हैं लूज स्टोन चेक डैम्स, नेटिंग डैम्स, लॉक चेक डैम्स जो कि लॉक्स, वुडन लॉक्स के बनते हैं। देन गली प्लग्स, ठीक है, अर्दन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलीबैग चेक डैम्स जो कि पॉलीबैग्स में सैंड्स को फिल करके बनाते हैं। देन अपन बात करते हैं गेबियंस, ठीक है, ये इटालियन स्ट्रक्चर है, इटालियन डिजाइन है ये। देन अपन बात करते हैं परमानेंट चेक डैम्स की, ओके। तो उसमें बनते हैं ड्रॉप स्पिलवे, जिसको ड्रॉप इनलेट स्पिलवे भी बोलते हैं, सॉरी स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे भी बोलते हैं। दूसरा है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, और तीसरा है श्यूट स्पिलवे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स की जो भी डिटेलिंग है, जो भी डिजाइन है, कहाँ इसकी सूटेबिलिटी होती है, ये अपन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये है अपना एंड ऑफ द लेक्चर 19। आपको जो भी डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।